नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदिनी आईएएस एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला था। इस जहाज को डूबना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रात टाइटैनिक के साथ एक और जहाज था जो टाइटैनिक के यात्रियों को बचा सकता था। दोस्तों सोचिए, अगर वह जहाज समय पर मदद करता तो क्या टाइटैनिक के 1500 यात्री बच सकते थे? क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के हुल में डबल लेयर थी और इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे जो जहाज को डूबने से बचा सकते थे। फिर भी बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद सिर्फ 4 नहीं बल्कि 6 कंपार्टमेंट भर गए और टाइटैनिक डूबने से नहीं बच सका। और क्या आपने सुना है कि कैलिफोर्नियन नामक जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था और उसने बचाव के सिग्नल्स को अनदेखा किया? क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जबकि जहाज पर 2200 लोग सवार थे? और क्या यह सच है कि कप्तान स्मिथ ने कभी सेफ्टी ड्रिल तक नहीं करवाई क्योंकि उसे विश्वास था कि टाइटैनिक डूब नहीं सकता? दोस्तों, यह हादसा एक ऐतिहासिक मोड़ था जिसने समुद्री यात्रा के लिए नए नियम और मानक स्थापित किए। टाइटैनिक का मलबा 70 साल बाद 1985 में समुद्र के नीचे पाया गया था। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि और भी राज टाइटैनिक के बारे में? तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों, हमारे चैनल के 200 सब्सक्राइबर्स पूरा होने पर हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं और आपको ऐसे ही और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो देते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट्स पा सके। तो साथियों, वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, यह कहानी है 10 अप्रैल 1912 की, जब आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला था। यह जहाज उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था जो साउथैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस पर विभिन्न वर्ग के लोग सवार थे जिनमें प्रमुख उद्योगपति, अभिनेता और अमेरिका में बेहतर जिंदगी की तलाश में आए लोग शामिल थे। जहाज के कप्तान थे 62 वर्षीय एडवर्ड जॉन स्मिथ। जहाज के बारे में यात्रियों और मीडिया में भारी उत्साह था। यह सिर्फ आकार में सबसे बड़ा जहाज नहीं था, 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा, बल्कि इसकी शानदार डिजाइन और लग्जरी सुविधाओं ने इसे अद्वितीय बना दिया। इस जहाज को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे जो आज के समय में लगभग 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। जहाज के अंदर की सजावट और सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ने वाली थी, जैसे स्टैंड ग्लास मिरर, लकड़ी की भव्य पैनलिंग, शानदार सीढ़ियां, हीटेड स्विमिंग पूल, तुर्की बाथ और इलेक्ट्रिक बाथ। टाइटैनिक में एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 नाई की दुकानें और एक लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी थीं। इसके अलावा इस जहाज में उपयोग किए गए सेफ्टी फीचर्स की वजह से इसे डूबना नामुमकिन माना जाता था। यह ऐसा जहाज था जिसे कभी डूबने का खतरा नहीं था, इतना सुरक्षित था। व्हाइट स्टार लाइन वह कंपनी थी जिसने इस जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने आत्मविश्वासी थे कि उन्होंने पब्लिक में आकर यह कह दिया था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। लेकिन जब यह जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला तो 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली बार बर्फ के खतरों की चेतावनियां मिली। अटलांटिक महासागर जिसे पार कर टाइटैनिक अमेरिका जा रहा था, बर्फ से भरा हुआ था। वहां बर्फ के पहाड़, आइसबर्ग्स थे जो इस जहाज के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते थे। ये चेतावनियां सामान्य थी। तो जहाज समुद्र में यात्रा करते हैं वे रेडियो के जरिए एक दूसरे को आसपास बर्फ के होने की जानकारी देते हैं और रास्ते में सतर्क रहने के लिए कहते हैं। इन चेतावनियों के बाद टाइटैनिक ने अपनी दिशा 2 बार बदली।
लेकिन उसने अपनी गति को कम नहीं किया। टाइटैनिक अपनी मंजिल की ओर 21.5 नॉट की रफ्तार से बढ़ रहा था, जो लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर थी। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और बर्फ की चेतावनियां मिली, लेकिन कप्तान स्मिथ और उनकी टीम ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने जहाज की रफ्तार कम नहीं की। धीरे धीरे दिन खत्म होने लगा, सूरज डूबा और तापमान गिरने लगा। 14 अप्रैल की रात की खास बात यह थी कि चांद नजर नहीं आ रहा था। चांद के बिना चांदनी भी नहीं थी, जिससे उस रात की दृश्यता काफी कम हो गई थी। जहाज पर एक कोए का घोंसला था, जो एक छोटी सी पट्टी पर ऊंचाई पर था और इसे नजर रखने का पॉइंट कहा जा सकता था। वहां किसी को बैठाया जाता था ताकि वह जहाज के रास्ते पर नजर रख सके, ट्रैफिक या किसी अड़चन को देख सके। जो भी वहां बैठता था उसे बहुत ठंड में रहना पड़ता था। तेज ठंडी हवाएं चल रही थी और ऊपर से वह भी रात का समय था। ठंडी हवाएं आंखों को नम कर देती थी, जिससे देखना मुश्किल हो जाता था। रात के करीब 11:39 पे फ्रेडरिक फ्लीट नाम का आदमी कोए के घोंसले पर बैठा था। अचानक उसके सामने एक बड़ा हिमखंड दिखाई दिया। उसने नीचे वालों को सतर्क करने के लिए 3 बार जल्दी से घंटी बजाई, फिर फोन उठाकर पुल पर मौजूद अधिकारियों को कॉल किया। वह चिल्लाया कि उनके सामने एक हिमखंड है और जहाज को तुरंत मोड़ना चाहिए। पहले अधिकारी विलियम ने यह संदेश सुना और इंजन रूम को संकेत दिया कि जहाज को बाईं तरफ मोड़ा जाए, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस 1 मिनट बाद रात 11:40 पर जहाज हिमखंड से टकरा गया। दोस्तों, टाइटैनिक लग्जरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन इंग्लैंड से रवाना हुआ था और सफर में कई अमीर और प्रभावशाली लोग भी थे। बैंड बज रहा था, खुशमिजाज धुनें और अमेरिकी रेड टाइम डांसर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। समय था 11:40। आइसबर्ग ने जहाज के दाहिने तरफ को छू लिया और अचानक जहाज तेजी से उठ गया। यह आइसबर्ग कोई छोटा मोटा नहीं था। इसकी लंबाई 200 गुना 400 फीट थी, एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा और इतना ऊंचा कि यह क्रोज नेस्ट की ऊंचाई के बराबर था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस आइसबर्ग का वजन करीब 1.5 मिलियन टन था। टाइटैनिक के सामने के दाहिने हिस्से में बर्फ के पहाड़ से टक्कर हुई थी, खासकर बो के पास। अब बो क्या होता है, इस तस्वीर में देखो। सबसे आगे वाला हिस्सा बो कहलाता है। बो के ऊपर जो हिस्सा होता है उसे स्टर्न कहते हैं और नीचे उभरता हुआ हिस्सा कील कहलाता है। लगभग 10 सेकंड तक जहाज बर्फ के पहाड़ से घिसता रहा और एक बड़ा गड्ढा बन गया। इसके कारण जहाज के मुख्य हिस्से में छोटे छोटे छेद हो गए। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, बर्फ का टुकड़ा धातु को कैसे फाड़ सकता है। अगर आप अपने फ्रिज की बर्फ ले तो हाँ, वह धातु को नहीं काट पाएगी, लेकिन ध्यान रखना कि बर्फ के पहाड़ का वजन कितना भारी होता है। सच ये है कि लकड़ी की धातु को काट नहीं सकती। सच ये है कि लकड़ी भी धातु को काट नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुम्हारी धातु की गाड़ी पेड़ से टकराकर पूरी तरह रगड़ या बिगड़ सकती है। ठीक इसी तरह, क्योंकि आइसबर्ग बहुत बड़ा और भारी था, उसने टाइटैनिक को भारी नुकसान पहुंचाया। टक्कर के कुछ सेकंड बाद जहाज के कप्तान स्मिथ आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज मौके पर पहुंचे, ये देखने की जहाज को टक्कर से कितना नुकसान हुआ है। जब उन्होंने देखा तो उन्हें समझ आ गया कि जहाज डूबने वाला है। ये देखकर वे पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। लोग सोचते थे कि ये जहाज डूब नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि इस जहाज को डूबने वाला नहीं माना जाता था, क्योंकि इसमें जबरदस्त सुरक्षा सुविधाएं थी। 2 मुख्य सुरक्षा फीचर्स थे जिनकी वजह से ये माना जाता था। पहला, इस जहाज का तल डबल था। जहाज के मुख्य हिस्से को हुल कहते हैं। डबल तल का मतलब है कि 2 परतें। अगर नीचे वाली परत टूट भी जाए तो दूसरी परत जहाज को बचा सकती है। दूसरा, जहाज का हुल 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। अगर 16 में से 4 डिब्बे पानी से भर भी जाए
तो भी जहाज चल पड़ता। जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टकराव बर्फ के पहाड़ ने जहाज के साइड पर किया था। डबल बॉटम हुल कोई काम नहीं आया। साइड पर सिर्फ एक ही लेयर थी। दूसरा दूसरा टक्कर इतनी जोरदार थी कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट टूट गए। उन सब में पानी भर रहा था। लिमिट 4 थी। 6 कंपार्टमेंट भर जाने का मतलब था कि जहाज डूबने से बच नहीं सकता। जो जहाज डूबना नामुमकिन था वो डूब गया। टक्कर के 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कप्तान स्मिथ ने अपने क्रू को रेडियो पर मदद के लिए सिग्नल भेजने का आदेश दिया। आसपास का कोई जहाज शायद उन्हें सुनकर आ जाए और उन्हें बचा ले। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो साबित हुए। उन्होंने एक के बाद एक मदद के सिग्नल भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बार बार सिग्नल भेजे, कहीं ना कहीं कोई जहाज तो होगा जो उनकी मदद का सिग्नल सुन लेगा। 20 मिनट बाद रात के 12:20 पर एक जहाज जिसका नाम RMS कारपथिया था, टाइटैनिक के पास मौजूद था। उसने सिग्नल पकड़ लिया। उसने रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात की और अपने जहाज को टाइटैनिक की तरफ बढ़ने और उन्हें बचाने के लिए कहा। समस्या यह थी कि करीब होने के बावजूद यह जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। भले ही यह अपनी सबसे तेज रफ्तार से टाइटैनिक की तरफ बढ़े, इसमें 3.5 घंटे लगेंगे पहुंचने में। क्या टाइटैनिक 3.5 घंटे तक वहीं रुकेगा? बाकी क्रू मेंबर्स आसमान में फ्लेयर्स और रॉकेट जलाने लगे, इस उम्मीद में कि कोई नजदीकी जहाज उन्हें देख ले। लेकिन अफसोस, कारपथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसी बीच कप्तान स्मिथ ने जहाज के जीवन नावों से यात्रियों को निकालने का आदेश दिया। नियम के मुताबिक महिलाओं और बच्चों को जीवन नावों में पहले चढ़ने की प्राथमिकता दी जानी थी। जहाज पर मौजूद यात्रियों को ज्यादा डर नहीं लगा था। ज्यादातर यात्रियों का मानना था कि टाइटैनिक डूबने वाली नहीं थी। चिंता करने की कोई बात नहीं। आखिरकार वो कंपनी जो बार बार विज्ञापन में यही दावा करती थी, तो हाँ, हो सकता है उन्होंने हिम पहाड़ से टक्कर मार दी हो, लेकिन जहाज डूबेगा नहीं। इसी वजह से पहले जीवन नाव की क्षमता 65 लोग थी, लेकिन उसमें सिर्फ 28 लोग ही बैठे। जीवन रक्षक नौका आधी खाली ही रही। जब उसे नीचे उतारा गया, जैसे जैसे समय बीता, एक के बाद एक कमरों में पानी भरने लगा। जहाज झुकने लगा। धीरे धीरे यात्रियों को एहसास हुआ कि जहाज सच में डूब सकता है। जब ये बात समझ आई तो अफरा तफरी मच गई और लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। रात के करीब 1 बजे तक सामने वाले कमरों में इतना पानी भर गया था कि जहाज का आगे का हिस्सा पानी में डूब चुका था। इसी वजह से टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पानी के ऊपर आ गया। जहाज के पीछे के प्रोपेलर पानी से बाहर आ गए थे। जब जहाज इतनी झुका हुआ हो तो हड़कंप मचना तय था। लोग लाइफ बोट में सीट के लिए आपस में लड़ने लगे। परेशानी ये थी कि जहाज पर लाइफ बोट्स बहुत कम थे। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जो करीब 1200 लोगों को ही समा सकती थी, लेकिन जहाज पर लगभग 2200 लोग थे। रात के 2:05 पर टाइटैनिक से आखिरी लाइफ बोट उतारा गया, लेकिन तब भी 1500 लोग जहाज पर ही थे। इस भगदड़ में कुछ लोग लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ लोग अपनी किस्मत मानकर जहाज में ही रुक गए। अंत बहुत ही अफरा तफरी वाला था। हर कोई रो रहा था, दुआ कर रहा था, बची हुई कुछ लाइफ बोट में जगह पाने की कोशिश कर रहा था। ओह, आखिर में ये वाकई काफी दुखद था। गवाहों के मुताबिक जहाज करीब 2:20 पर 2 हिस्सों में टूट गया और फिर धीरे धीरे डूबने लगा। उस अनडूबने वाले जहाज को डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगे। जहाज पर सवार 1500 लोगों में से या तो डूब गए या जो तैरना जानते थे उन्हें ठंड से मौत उनकी हो गई। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। अगर आप इस ठंडे पानी में गिर गए तो हाइपोथर्मिया की वजह से कुछ ही मिनटों में मौत तय है। कहा जाता है कि टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ अंत तक जहाज के पहिए के पास रहे और जहाज के डूबने के साथ ही डूब गए। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की।
आरएमएस कार्पेथिया जहाज जो टाइटैनिक को बचाने निकला था लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच वहां पहुंचा, लेकिन वो 1 घंटे लेट हो गया। टाइटैनिक हादसे के बाद कई सवाल उठे और कई विवाद भी पैदा हुए। जांच हुई और कुछ ऐसे अनजाने तथ्य सामने आए जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। सोचो, अगर मैं कहूं कि उस रात टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज था जो समय पर पहुंचकर टाइटैनिक के यात्रियों को बचा सकता था। हाँ दोस्तों, ये सच है। वो जहाज था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के हिमखंड से टकराने से 1 घंटा पहले SS कैलिफोर्नियन ने आखिरी हिमखंड की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, सावधान, यहाँ समुद्र में बहुत सारे हिमखंड है। उसके बाद लगभग 11:15 बजे कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो बंद कर दिया था। कैलिफोर्निया जहाज रात के लिए रुक गया था और आगे नहीं बढ़ रहा था, खतरे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जहाज रात के लिए रुका था और रेडियो बंद था। उसने बचाव का सिग्नल नहीं सुना। जहाज टाइटैनिक के इतना करीब था कि टाइटैनिक के डेक पर बैठे यात्रियों को क्षितिज पर वह जहाज नजर आ रहा था। जब अधिकारी टाइटैनिक के यात्रियों को चढ़ा रहे थे तो एक अधिकारी ने कहा भी था, वह दूर एक जहाज देख सकता है जो जल्दी ही उन्हें बचाने आएगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये कैलिफोर्निया जहाज तब भी नहीं आया जब रॉकेट और फ्लेयर छोड़े गए थे। खबर यह है कि आधी रात के बाद कैलिफोर्निया जहाज के क्रू मेंबरों ने सच में टाइटैनिक से छोड़े गए रॉकेट देखे थे। उन्होंने अपने कप्तान स्टैनली लॉर्ड को भी बताया, लेकिन कप्तान ने कहा कि यह कोई संकट का सिग्नल नहीं है, बल्कि टाइटैनिक के अमीर लोग पार्टी कर रहे हैं। अगर उस रात कप्तान लॉर्ड ने रॉकेट और फ्लेयर्स को गंभीर से लिया होता तो टाइटैनिक पर कई लोगों की जान बच सकती थी। दोस्तों, अगली सुबह जब उन्होंने रेडियो चालू किया तो उन्हें टाइटैनिक से SOS कॉल मिले। वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने सिर्फ पानी में तैरते हुए मृत शरीर देखे। इस मामले में जो दोनों जांच हुई, उन्होंने कैलिफोर्नियन के कप्तान लॉर्ड को दोषी ठहराया। लेकिन इतने बड़े हादसे के लिए सिर्फ एक आदमी को दोष देना ठीक नहीं है। और भी कई लोग जिम्मेदार थे, जैसे कि मैंने लाइफ बोट का उदाहरण दिया था। लाइफ बोट की संख्या पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि जहाज बनाने वाली कंपनी सोचती थी कि यह डूबेगा ही नहीं, इसलिए लाइफ बोट्स की जरूरत ही नहीं थी। उसके अलावा टाइटैनिक के कप्तान ने सेफ्टी ड्रिल भी नहीं करवाई थी। उसी दिन सेफ्टी ड्रिल होनी थी जब टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराया था, लेकिन कप्तान ने उसे रद्द कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि यह बेकार की बात है, जहाज तो डूबेगा ही नहीं। अगली गलती स्टीरियस मैन रॉबर्ट हिचेंस की थी, जो स्टीयरिंग व्हील पर था। उस रात जब बर्फ के पहाड़ का अलार्म बजा, डेक पर अधिकारी ने जहाज को बाईं ओर मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन घबराहट में रॉबर्ट हिचेंस ने संदेश को गलत समझ लिया और जहाज को सही दिशा में मोड़ा, लेकिन यह उल्टा था, हिमखंड की तरफ। जब तक उसने अपनी गलती समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश जांच में भी पता चला कि टाइटैनिक को कई हिमखंड की चेतावनी मिली थी और सावधानी से चलने को कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद जहाज पूरी रफ्तार से चल रहा था। ऐसा क्यों था? कप्तान ने गति क्यों नहीं धीमी की? इसके पीछे कई बातें हैं। एक लोकप्रिय मान्यता यह है कि जोसेफ ब्रूस, जो व्हाइट स्टार लाइफ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे जिन्होंने टाइटैनिक बनाई थी, उन्होंने कप्तान स्मिथ पर प्रभाव डाला था और उस पर दबाव डाला कि जहाज की रफ्तार बनी रहे। कंपनी की तरफ से जबरदस्त दबाव था कि जहाज अपनी पहली यात्रा 6 दिनों में पूरी करे, ताकि कोई रिकॉर्ड तोड़ा जा सके, ताकि वे दिखा सके कि टाइटैनिक सिर्फ सबसे बड़ा और सबसे महंगा जहाज ही नहीं है, बल्कि सबसे तेज जहाज भी है। एक खास घटना 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे हुई, जब कप्तान स्मिथ ने बर्फ की चेतावनी देखी और जोसेफ को दिखाते हुए कहा कि उन्हें रफ्तार कम करनी चाहिए क्योंकि बर्फ की चेतावनी है। लेकिन दोस्तों, जोसेफ ने कागज अपनी जेब में दबा लिया ताकि लोग और क्रू मेंबर को पता ना चले। वह नहीं चाहता था कि जहाज की रफ्तार धीमी पड़े। यह एक हादसा पूरी दुनिया में इस उद्योग को हमेशा के लिए बदल गया। भविष्य में ऐसे हादसों के बचने के लिए
कई नए नियम और मानक बनाए गए। 1914 में एक अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल की स्थापना की गई ताकि आने वाले जहाज़ों को उनके रास्ते में मौजूद हिमखंडों के बारे में सूचित किया जा सके। एक संधि हुई, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास, जिस पर हस्ताक्षर भी किए गए, जिसने जहाज़ों के लिए नए मानक तय किए। उदाहरण के तौर पर एक लाइफ बोट नियम बनाया गया था कि जिसमें कहा गया कि जहाज़ों में हर यात्री के लिए पर्याप्त संख्या में लाइफ बोट होने चाहिए। जब टाइटैनिक डूबा तो उसके मलबे को समुद्र के नीचे खोजने में 70 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। सितंबर 1985 में एक अमेरिकी महासागरीय खोजकर्ता रॉबर्ट बेलार्ड और एक फ्रेंच महासागरीय विज्ञानी ने टाइटैनिक को समुद्र के नीचे खोज निकाला। उसका मलबा समुद्र की सतह से 3800 मीटर मतलब 3.8 किलोमीटर नीचे मिला। जहाज के दो अलग अलग हिस्से मिले जो 600 मीटर की दूरी पर थे। दोस्तों, आज इतने सालों बाद जब जहाज डूबा था तो पर्यावरण ने पानी के नीचे पड़े जहाज को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर दिया। असली जहाज कुछ ऐसा दिखता था और आज इसके बस ये बाकी बचा है। बताया गया है कि बैक्टीरिया और दूसरे जीव, दोस्तों, आज इतने सालों बाद जब जहाज डूबा था तो पर्यावरण ने पानी के नीचे पड़े जहाज को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर दिया था। असली जहाज कुछ अब ऐसा दिखता था और इसके बस ये बाकी बचा था। बताया गया है कि बैक्टीरिया और दूसरे जीव इसके धातु के ढांचे को खा रहे थे। उम्मीद है कि 2030 तक ये जहाज पूरी तरह पानी के नीचे टूट जाएगा। आज भी 110 साल बाद भी लगभग टाइटैनिक के बारे में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। 2012 में एक ऑस्ट्रेलियाई अरबपति क्लाइव पाल्मर ने टाइटैनिक 2 बनाने की योजना बनाई थी, एक कॉपी कैट और असली टाइटैनिक का कॉपी कैट मॉडल। उसने तो ये भी कहा था कि ये उसी रूट पर चलेगा। जहाज के सभी हिस्से असली टाइटैनिक की तरह ही बनाए जाने थे। शुरू में ये प्रोजेक्ट 2016 में पूरा होना था, लेकिन 2025 तक भी ये पूरा नहीं हुआ। कहा जाता है कि लोगों को इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अगर टाइटैनिक की ओर एक ऐसा कदम हुबहू कॉपी बन गई तो उसमें टीवी या वाईफाई नहीं होगा और कोई भी उस पर जाना नहीं चाहेगा। हो सकता है कि डूबने वाला नहीं माना जाने वाला टाइटैनिक 2 जहाज समुद्र में उतरते ही डूब चुका हो। दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे टाइटैनिक, जो डूबना नामुमकिन माना जाता था, अपनी पहली यात्रा में ही कैसे बर्बाद हो गया। लाखों डॉलर की लागत, शानदार सुविधाएं और सुरक्षा के सारे इंतजाम, फिर भी वह जहाज डूब गया। क्या आपको पता था कि उस रात एक और जहाज SS कैलिफोर्नियन सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था और अगर उसने सही समय पर मदद की होती तो क्या टाइटैनिक की त्रासदी को टाला जा सकता था। दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे टाइटैनिक, जो डूबना नामुमकिन माना जाता था, अपनी पहली यात्रा में ही कैसे बर्बाद हो गया। लाखों डॉलर की लागत, शानदार सुविधाएं और सुरक्षा के सारे इंतजाम, फिर भी वह जहाज डूब गया। क्या आपको पता था कि उस रात एक और जहाज SS कैलिफोर्नियन सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था और अगर उसने सही समय पर मदद की होती तो क्या टाइटैनिक की त्रासदी को टाला जा सकता था। इतनी सारी चेतावनियां, इतना भारी हिमखंड और फिर भी टाइटैनिक ने अपनी रफ्तार क्यों नहीं घटाई। क्या इसके पीछे सिर्फ कप्तान स्मिथ की गलती थी या फिर कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का दबाव था। क्या आपने सुना था कि टाइटैनिक के कप्तान ने सेफ्टी ड्रिल तक क्यों नहीं करवाई और क्यों यह हादसा उस वक्त तक बढ़ता गया जब तक यह दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी बन नहीं गया। साथियों, अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो अब समय है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नंदिनी IAS अकेडमी के साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम आपको ऐसे और भी अनकहे सच, इतिहास के सबसे बड़े हादसे और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। हमारे 200 सब्सक्राइब का आंकड़ा पूरा हो गया है, क्योंकि आप जैसे लोग हमें प्रेरित करते हैं। लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियो और आपके लिए लेकर आए। यह वीडियो देखकर
हमें आपके विचारों का इंतज़ार है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप टाइटैनिक की इस ट्रेजेडी के बारे में और जानना चाहते हैं, और कौन से इतिहास के दिलचस्प पहलू आप जानना चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में बनाएं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।